कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको बताती हूँ जो द फर्स्ट एम्पायर एंड द अशोका, जो मौर्यन एम्पायर में जो अशोका थे या चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने सबसे पहले मौर्यन एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट किया। तो ये जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? ये 327 BC से स्टार्ट होता है और ये बृहद्रथ जो इनका लास्ट शासक था उससे ख़त्म होता है। चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट होकर कहाँ पे ख़त्म होता है? बृहद्रथ से ख़त्म होता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य की मैं स्टोरी बताती हूँ। इंडिया का जो पहला एम्परर बोला जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है। और इसने अपनी जो सबसे पहले यूनिफाइड किया था किसी डायनेस्टी ने इंडिया को, तो वो मौर्यन डायनेस्टी ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य के जो साथी थे कौटिल्य, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आते हैं? इनके बेटे आते हैं बिंदुसारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसारा को राजपाट देने से पहले जैनिज्म ले लिया था, ग्रहण कर लिया था, और उसके बाद उन्होंने अपने बेटा जो बिंदुसारा था उसको दे दिया सब कुछ। उसके बाद बिंदुसारा आए, बिंदुसारा रहे 273 से 297 से 273 BC तक रहे, और उन्होंने इंडिया में कर्नाटका तक अपना राजपाट फैलाया। और इसके बाद इनका बेटा आया, दैट वॉज द अशोका ग्रेट 232 BC। ठीक है, इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो लड़ाई लड़ी वो कलिंगा वॉर लड़ा। कलिंगा वॉर में इन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको, क्योंकि कलिंगा वॉर इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये ट्रेड्स यानी कि जो व्यापार होता था साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से, वो बहुत ही ज़रूरी था। तो इसीलिए कलिंगा युद्ध बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। कलिंगा युद्ध लड़ने के बाद अशोका को लगा बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई हैं, खून बह गया है, तो इनको थोड़ा गलत लगा वो। इसके बाद इन्होंने बुद्धिज़्म ग्रहण कर लिया। बुद्धिज़्म लेने के बाद इनके बाद सबसे एंड वाला जो राजा था, डिक्लाइन होना शुरू हो गया अशोकन एम्पायर। सबसे एंड वाला राजा था बृहद्रथ, जिसको पुष्यमित्र शुंगा ने उसको मार के पूरा एम्पायर अपने हाथों में ले लिया। सो पुष्यमित्र शुंगा, मौर्यन डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई वो शुंगा डायनेस्टी आई, जिसका फाउंडर कौन था? पुष्यमित्र शुंगा। सो दैट वॉज द होल। लेकिन अगर हम बात करें कि मॉडर्न डायनेस्टी का पता किससे चला, तो दो बुक थी, कौटिल्य एंड इंडिका। कौटिल्य लिखी थी, अर्थशास्त्र और इंडिका। अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने और इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। बाकी पिलर्स जो बनवाए थे अशोका ने, उससे पता चलता है मॉडर्न एम्पायर, और कॉइन से पता चलता है। इनकी आर्मी, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 4 पार्ट में डिवाइड किया था। दैट वॉज सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस। सेंट्रल में किंग होता था, राजा होता था। प्रोविंसेस में इन्होंने 4 प्रोविंस में डिवाइड किया था, जिसमें इन्होंने प्रिंस को अपॉइंट किया था, जिनको अपॉइंट करते थे उनके ऑफिसर असिस्ट करते थे। डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था उसे प्रेस्ठा बोलते थे, जिनको याजका वगैरह इनको सपोर्ट करते थे। और विलेजेस का हेड होता था हेडमैन। तो ऐसे करके इनका पूरा सिस्टम था। इनका रेवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा था। जो भी क्रॉप वगैरह एग्रीकल्चर होता था उसका 1/4 या 1/6 पार्ट राजा को देना पड़ता था। ट्रेड, व्यापार से इनका कलेक्शन था, फॉरेस्ट से इनका कलेक्शन था, माइनिंग से इनका कलेक्शन था। इस टैक्स के कलेक्शन से ये लोग क्या करते थे? ये लोग जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे उनको सैलरी देते थे, चैरिटी में दान करते थे, पब्लिक के लिए रोड्स बनवाते थे, ये सारी चीज़ें ये करते थे। और इनका जो आर्मी था उस टाइम का वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप था। इन्होंने स्पाई सिस्टम बनाया हुआ था। स्पाई सिस्टम में ये स्पाइस को अपॉइंट करते थे और खोज खबर निकालने के लिए कैरियट, एलिफेंट, इन सब का यूज़ करते थे। इनके सोल्जर्स बहुत ही मजबूत थे। तो दैट वाज द होल अबाउट द एम्पायर। अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, इधर बांग्लादेश, नेपाल, सारे में इनका पूरा नीचे कर्नाटका तक इन्होंने, और इनके विदेश से भी बहुत अच्छे रिलेशन है। श्रीलंका, टर्की, इजिप्ट, ग्रीस, इन सब से इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था। अच्छा, ये बात तो हो गई इंडिया में ये सब चल रहा था। बाहर वर्ल्ड में क्या चल रहा था? उस टाइम वर्ल्ड में चाइना की वॉल बनी थी, जो कि कहाँ तक बनी है? जो कोरिया है वहाँ के माउंटेन्स तक बनी हुई है, गोबी जो प्लेन्स है वहाँ तक बनी हुई है। तो दैट इज़ होल अबाउट द अशोका एम्पायर एंड मौर्यन एम्पायर डायनेस्टी। इसके बाद हम शुंगा डायनेस्टी डेफिनेटली लेके आएंगे।